जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के चट्टान समूह। भारत के चट्टान समूहों के अंतर्गत क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम, धारवाड़, आर्कियन, इन सब क्रमों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे कि भारत के इन चट्टान समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। यानी कि इसको पढ़ने से पहले हम इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। वर्गीकरण में कौन सी चट्टानें किस वर्ग में आएंगी। तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो ये है भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया है। पहला है आर्कियन चट्टानें, दूसरा है पुराण चट्टानें, तीसरा है द्रविड़ीयन चट्टानें और चौथा है आर्यन चट्टानें। जिसमें से हमारा आर्कियन, पुराण और आर्यन ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों को हमें पढ़ना है। इसमें से द्रविड़ीयन कुछ खास नहीं है और इसको हम लोग कट कर दे रहे हैं, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो देख लेते हैं आर्कियन चट्टानों के अंतर्गत हमको आर्कियरी क्रम, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़नी है। पुराण चट्टानों में कुडप्पा और विंध्य क्रम की चट्टानों को पढ़ना है। वहीं अगर आर्यन चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैम्प, टर्शियरी और हमको क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों को पढ़ना है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों को। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत सबसे पहले देख लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद देखेंगे धारवाड़। आर्कियन देखेंगे, उसके बाद धारवाड़, फिर पुराण में चलेंगे, कुडप्पा, विंध्य देखेंगे, फिर आर्यन वाले चट्टान में ये गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी, क्वार्टरनरी देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये है आपका आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानों की बात करें तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी चट्टान आर्कियन चट्टान। और ये इतना प्राचीन है कि ये जब पृथ्वी आग के गोले के रूप में थी तो यह चट्टान पृथ्वी के ठंडा होने से पहले बना है। यह चट्टान पृथ्वी जब गर्म थी तभी बना है। यानी कि जब यहाँ जीवों का अंश नहीं था तभी का ये चट्टान बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी के ठंडा होने से पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनकर तैयार हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। और ये सबसे प्राचीन चट्टानों के साथ साथ अब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत में ये इस क्रम की चट्टानें ज़्यादा पाई जाएंगी, क्योंकि सबसे पुराना प्रायद्वीप है। भारत का प्रायद्वीप पुराना है और उत्तर भारत नवीन है। प्रायद्वीप प्राचीन है। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीन हैं, तो इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण भारत में यानी कि प्रायद्वीप भारत में पाया जाएगा। और प्रायद्वीप भारत में ये चट्टानें 2/3% भाग घेरता है। ये कितना भाग घेरे हुए हैं तो ये दक्षिण भारत का यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग घेरा हुआ है। और यह आग्नेय शैलों से निर्मित है। यह प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीन होने के साथ साथ ये आग्नेय चट्टानों से यानी शैलों से निर्मित हैं। ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित हैं। तो अब आग्नेय चट्टान किससे बनता है? तो आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है
तो उसके लावा, जब उसका लावा ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसी आग्नेय चट्टान से आर्कियन चट्टान बना है, जो भारत का सबसे प्राचीन चट्टान है। इतना प्राचीन है कि पृथ्वी के ठंडा होने से पहले ही यह चट्टान बनकर तैयार हो गया था। और इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो विस्तार में देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। अब विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार देखिए, आर्कियन चट्टान की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है ये कितने क्षेत्रों पर फैला हुआ है। तो ये देखिए, ये इधर आपका मिल जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु है जी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ इधर उड़ीसा। इधर देखिए ये बिहार है, तो बिहार के दक्षिण में इसका विस्तार बिहार के दक्षिण में है। और इधर इसका विस्तार देखें तो ये राजस्थान के दक्षिण में पड़ रहा है और थोड़ा सा गुजरात में और राजस्थान के बीच है। ये मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है। तो ये बिहार के दक्षिण में और राजस्थान के दक्षिण में, इधर आपका उड़ीसा में हो जाएगा, इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। साथ ही साथ ये देखिए मेघालय में भी इसका विस्तार है। तो इन जगहों पर इसका क्षेत्र विस्तार है। आर्कियन क्रम की चट्टान की विशेषता होती है, देखिए आर्कियन चट्टान की विशेषता है, ये रवेदार होती हैं। अब जो भी चट्टान आग्नेय शैल से बनता है वो हमेशा रवेदार ही होता है। रवेदार चट्टान की विशेषता होती है, धीरे धीरे ठंडा, जो चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होती है वो रवेदार होती हैं। तो ये आग्नेय चट्टान रवेदार होता है और ये आर्कियन चट्टान आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान रवेदार चट्टान है। तो इसकी विशेषता क्या है, यह रवेदार होती हैं। अब रवेदार होती हैं, इसमें जीवाश्मों की कमी पाई जाती है, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। ये आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो यहाँ जीवाश्म आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें ये आर्कियन चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, इसमें जीवाश्मों का अभाव होगा, क्योंकि आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव इन चट्टानों पर पड़ता है। आंतरिक शक्तियों का यानी कि आपके जो ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित है ना, तो ये ज्वालामुखी आंतरिक शक्ति से के द्वारा ही तो उत्पन्न होता है। आंतरिक शक्ति, जब पृथ्वी में हलचल होता है तभी तो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो उससे आपका आग्नेय चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान बनेगा। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव होगा। अब आग्नेय चट्टानों से ही आर्कियन चट्टान बना है, तो इसमें भी अभाव होगा और ये रवेदार होगी। और तो और आर्कियन चट्टान का इतना रूपांतरण हुआ है, आर्कियन चट्टान का, ये इस चट्टान का इतना ज़्यादा रूपांतरण हुआ है कि ये चट्टानें विभिन्न प्रकार की हो गई हैं। इसका रूपांतरण बहुत हुआ है और ये चट्टानें विभिन्न रूप में देखी जाने लगी हैं, जैसे नीस, ग्रेनाइट, इन्हीं चट्टानों की विशेषता है। नीस के बाद ग्रेनाइट के बाद आपका सिस्ट के बाद आ जाएगा मार्बल। इसी क्रम की चट्टानें हैं। मार्बल के बाद क्वार्ट्ज, उसके बाद लाइमस्टोन के बाद आपको इसी में देखने को मिलेगा डोलोमाइट के बाद फिलाइट इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। और ये चट्टानें इतना रूप
रूपांतरण कर चुकी हैं, अपना रूप इतना बदल चुकी हैं कि ये अपना वास्तविक रूप में दिखती ही नहीं है। जैसे ये नीस के रूप में दिखेंगी, ग्रेनाइट के रूप में, सिस्ट, मार्बल, इस क्वार्ट्ज और तो और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फिलाइट, इन सब के रूप में दिखने लगी हैं। ये अपने वास्तविक रूप में अब दिखती ही नहीं है, ये अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि ये अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं। तो ये तो था आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब आगे देखते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब आगे हम लोग देख लेते हैं धारवाड़ चट्टानें। ये है धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टानों की बात करें तो आर्कियन के बाद ये आर्कियन चट्टान का ही रूपांतरण है। हम बात करें तो ये आर्कियन चट्टान का ही रूपांतरण है, यानी आर्कियन चट्टान से ही निर्मित है ये धारवाड़ चट्टानें। और ये सबसे पहले कर्नाटक के 3 जिलों में देखा गया था। ये धारवाड़ चट्टान ये कर्नाटक के 3 जिलों में देखा गया था। कर्नाटक के 3 जिले कौन कौन से थे? तो पहला था धारवाड़ चट्टान है, तो पहला था धारवाड़, और दूसरा था आपका बेल्लारी, यहीं का एक ज़िला था बेल्लारी, और तीसरा था शिमोगा। तीसरा कौन सा ज़िला था? तो शिमोगा। तो 3 जिलों में देखा गया था। कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। और धारवाड़ में सबसे पहले देखा गया था, इसी से इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ गया। धारवाड़ चट्टान, इसी से इसका नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा है। अब बात करें यह प्रायद्वीप की बात करें तो यह प्रायद्वीप और बाह्य प्रायद्वीप, यानी प्रायद्वीप के साथ साथ देखिए बाहरी प्रायद्वीप पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं यह प्रायद्वीप और बाह्य प्रायद्वीप दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टान की बात करें तो ये दक्षिण के पठार के पूर्व में इसका विस्तार ज़्यादा है। और इसका विस्तार जो कर्नाटक है, उत्तरी कर्नाटक, ये देखिए उत्तरी कर्नाटक है, ये उत्तरी कर्नाटक है। तो उत्तरी कर्नाटक से लेकर इसका विस्तार देखिए दक्षिण में कावेरी नदी तक इसका विस्तार है। धारवाड़ चट्टान का क्रम कर्नाटक के उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार है। और ये कोलार की खान, जो कर्नाटक में कोलार की खान पाई जाती है सोने वाली, कर्नाटक में ही है कोलार की खान। तो कोलार के खान में भी ये फैला हुआ, कोलार की खान में भी ये फैला हुआ है। कोलार की खान की बात करें तो ये 65 किलोमीटर लंबाई में और 7 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। कोलार की खान में 7 किलोमीटर चौड़ा और 65 किलोमीटर लंबा है। और ये यहीं से मैसूर में आते आते ये मुड़ गया है। सकरा यानी पतला और लंबा मोड़ ले लिया है। ये मैसूर में आते आते ये लंबा और सकरा मोड़ ले लिया है। और इसकी बात करें तो ये मध्यवर्ती व पूर्वी दक्कन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्यवर्ती और पूर्वी दक्कन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये देखिए इसका विस्तार क्षेत्र बहुत दूर तक है। ऊपर हम देख रहे हैं ये यहाँ ये और यहाँ, तो इसका क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखिए प्रायद्वीपीय भारत में यानी मध्यवर्ती पूर्वी दक्कन प्रदेश में इसको बालाघाट और भटिंडा में, ये यहाँ की बात कर रहा है, ये बालाघाट और भटिंडा में जो झारखंड में है, झारखंड में
तो यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है? तो चिपली। झारखंड के बालाघाट भटिंडा में इसको चिपली कहा जाता है, चिपली कहा जाता है। वहीं ये नागपुर, यहाँ देखिए नागपुर और जबलपुर में इसको सागर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, सागर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो हजारीबाग और रीवा, यहीं पर हजारीबाग और रीवा है, तो यहाँ इसको गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है, गोंडाइट श्रेणी। यहाँ और हजारीबाग रीवा में इसको गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें तो विशाखापत्तनम, ये देखिए विशाखापत्तनम में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो विशाखापत्तनम में इसको कुदोराइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है, कुदोराइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और बचा अरावली। अब अरावली देखते हैं, ये है अरावली, तो ये अरावली में इसको निचली अरावली और ऊपरी अरावली के नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र में इसको ऊपर में ऊपरी अरावली और दक्षिण में निचली अरावली के नाम से जाना जाता है। और तो और इसको गुजरात में किस नाम से जाना जाएगा? तो गुजरात में इसको चंपानेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका चंपानेर, निचली अरावली, ऊपरी अरावली, सागर श्रेणी, कुदोराइट श्रेणी, चिपली, गोंडाइट श्रेणी, इन सब तमाम नामों से किसे जाना जाता है? तो धारवाड़ चट्टानों को जाना जाता है। धारवाड़ चट्टानों को इन सब नामों से बुलाया जाता है। हर जगह इसका नाम अलग अलग है, जहाँ जहाँ इसका क्षेत्र विस्तार है, हर जगह का नाम इसका अलग अलग है। और भारत में पाई जाने वाली जितनी भी चट्टानें होती हैं, समस्त चट्टान यानी भारत में जितनी भी चट्टान पाई जाती हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चट्टान होती हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। देश में लगभग सभी धातुएं इन्हीं चट्टानों की देन होती हैं। जितना देश में जितनी धातुएं उपलब्ध हैं, सब की सब इन्हीं चट्टानों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चट्टान पठार ये सब खनन के क्षेत्र में अपना योगदान बहुत ज़्यादा देती है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं चट्टानों से लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब इन्हीं धारवाड़ चट्टानों से निकाला जाता है। क्या क्या निकाला जाता है? तो लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये सब कर्नाटक में कोलार की खान है। देखिए कर्नाटक में कोलार की खान है, और वहीं पर एक खान और है हट्टी की खान। यहीं पर ये सब पाया जाता है, यहीं से निकाला जाता है। ये यहाँ पे यहीं से लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, कोलार और हट्टी के खान से निकाला जाता है। अब आगे देखते हैं तो इन धातुओं के अलावा कई खनिज पदार्थ और भी पाए जाते हैं, और कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट, फ्लोराइट, इल्मेनाइट, ग्रेनाइट, वज्रफ्राम, गार्नेट, एस्बेस्टस, कोरडम, संगमरमर, ये सब इसी चट्टान से पाई जाती हैं। धातुओं में सोना मुख्य रूप से कर्नाटक के कहाँ से निकाला जाता है? कोलार से निकाला जाता है, कोलार क्षेत्र से। और धारवाड़ घाटी में भी मिलता है सोना, धारवाड़ की घाटी में भी सोना मिलता है। तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं? इस चट्टान में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? खनिज पदार्थों में
तो एक बार फिर से सीसा, धातुओं के अलावा खनिज पदार्थ सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट, फ्लोराइट, इल्मेनाइट, ग्रेनाइट, वज्रफ्राम, गार्नेट, एस्बेस्टस, कोरडम और संगमरमर, ये सभी खनिज पदार्थ यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। और सोने की बात करें तो सोना कोलार की खान से निकाला जाता है। कोलार की खान और धारवाड़ की घाटी में भी मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ की घाटी में भी मिलता है। और साथ ही साथ लोहा मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, लोहे की बात करें तो लोहा देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ये सब देखिए, ये उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक में मिलता है। मुख्य रूप से ये कहाँ कहाँ मिलता है? लोहा तो बिहार में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, गोवा में मिलता है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, इन सब जगहों पर लोहा मिलता है, लोहा पाया जाता है। तो ये था आपका धारवाड़ चट्टान। अब धारवाड़ चट्टान में हम लोग आर्कियरी चट्टान पढ़ रहे थे, तो आर्कियन चट्टान में हम लोगों ने पढ़ा आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान के अंतर्गत दो हमको पढ़ना था। एक पढ़ना था हमको आर्कियन ही पढ़ना था, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरे में हमको धारवाड़ पढ़ना था। हम लोग धारवाड़ भी पढ़ चुके और आर्कियन भी पढ़ चुके। इस तरह से हमारा ये आर्कियन वाला चट्टान समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पुराण चट्टानें। पुराण चट्टानों के अंतर्गत हमको दो पढ़ना है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पुराण चट्टानें। अब पुराण चट्टानों के अंतर्गत हमको दो भाग पढ़ना है, कुडप्पा क्रम और बिंद। कुडप्पा और बिंद। तो अब इसमें देख लेते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब हम लोग कुडप्पा चट्टानें यानी कि हमारा किस वर्गीकरण में आता है? पुराण चट्टानों। पुराण चट्टानों के अंतर्गत हमको दो पढ़ना है, कुडप्पा और बिंद, जिसमें से हम कुडप्पा देख रहे हैं। इसके बाद हम बिंद देखेंगे। तो कुडप्पा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है। देखिए आंध्र प्रदेश ये है, तो आंध्र प्रदेश का ये जो अर्धचंद्राकार भाग है, सबसे पहले यही देखा गया था। और यहाँ ये कुडप्पा जिला है। ये कुडप्पा जिला है जो आंध्र प्रदेश में है, और इसी जिले के नाम पर इसका नाम कुडप्पा चट्टान रख दिया गया है। और यहाँ देखिए ये अर्धचंद्राकार में है। कुडप्पा में ये अर्धचंद्राकार में है। ये देखिए अर्धचंद्राकार में। और यह विशाल क्षेत्र, यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार स्वरूप में है, ये एक विशाल क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर ऊंचा है। ये ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर ऊंचा है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों की निर्माण सामग्री की बात करें तो ये किस किस चीज़ों से बना है? तो ये सैल, इसमें क्या क्या पाया जाता है? सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट और इसमें चूने का पत्थर, इन सब चट्टानों से ये बना हुआ है। ये सब इसमें से प्राप्त होता है। सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट, चूने का पत्थर। ये चट्टानें मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये चट्टानें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र भी है,
महाराष्ट्र में भी पाया जाता है ये। यहाँ महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और हिमालय के क्षेत्रों में भी, ये देखिए दिल्ली में इसका विस्तार है। और ये चट्टानें, अगर इन चट्टानों की बात करें तो ये आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। ये चट्टानें आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टानें हैं। यहाँ से इन चट्टानों से तांबा, निकेल, इस चट्टानों से क्या निकाला जाता है तो तांबा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, जास्पर, एस्बेस्टस और डायमंड यानी हीरा, डायमंड और चूने का पत्थर, बालू का पत्थर, सीसा, ये सब इन चट्टानों से निकाला जाता है। तो ये थी कुडप्पा चट्टानें। अब आगे हम लोग देखते हैं विंध्य चट्टानें। अब विंध्य चट्टानों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये हैं विंध्य चट्टानें। विंध्य चट्टानों की बात करें तो ये कुडप्पा चट्टानों के बाद बना है। कुडप्पा चट्टानों से ही ये विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ। तो कुडप्पा चट्टानों के बाद विंध्य चट्टान बना। अब विंध्य चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ, सबसे पहला पॉइंट। और इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर पड़ा। विंध्याचल के नाम से किया गया इसका नामकरण। और जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित यह एक परतदार चट्टान है। विंध्य चट्टान परतदार है। यह एक परतदार चट्टान है। और इस चट्टान का यानी विंध्यन चट्टान जो है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार क्षेत्र। 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके विस्तार की बात करें तो यह है पूर्व में ये बिहार से, देखिए ये पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसके क्षेत्र विस्तार की बात करें तो ये यहाँ बिहार से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक इसका पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है। ये पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार बिहार से लेकर चित्तौड़गढ़ है। और उत्तरी और दक्षिणी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। उत्तर में ये, और बिहार में एक जिला सासाराम है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। सासाराम से लेकर, बिहार के सासाराम से लेकर यहाँ राजस्थान के चित्तौड़ तक, ये राजस्थान है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक होता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और यहाँ सासाराम, बिहार के सासाराम। और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार देखें तो उत्तरी विस्तार इसका है, ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ये आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद, ये कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के होशंगाबाद और ऊपर यूपी के आगरा जिले से लेकर होशंगाबाद, आंध्र प्रदेश के होशंगाबाद तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है। अब विंध्य चट्टानों से कई प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। ये भी खनिज संपदा में धनी है। यहाँ से भी कई प्रकार के खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जैसे चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी। यहाँ से चीनी मिट्टी, कोबाल्ट, निकेल, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ड मिट्टी, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, जास्पर, एस्बेस्टस, कोयला, ये सब इन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर से
सुन लीजिए इस चट्टानों से क्या क्या प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। उसके बाद आपका हो गया चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, वर्ण मिट्टी। उसके बाद यहाँ से निकिल, निकिल, कोबाल्ट, जास्पर, जास्पर। उसके बाद यहाँ से एस्बेस्टस कोयला, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, और उसके बाद कोयला। यहाँ से उसके बाद क्या निकाला जाता है? कोयला। इन सब मतलब ये सब इन चट्टानों से प्राप्त होता है। और इन्हीं चट्टानों में पन्ना, मध्य प्रदेश ज़िले में, ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना है और गोलकुंडा, यहीं पर तेलंगाना में गोलकुंडा है। पन्ना और गोलकुंडा दो खाने हैं, इन दोनों खानों से हीरे निकाला जाता है। यहाँ से हीरे मिलता है, यहाँ से हीरा मिलता है। इस तरह से हमारा वर्गीकरण हम जो किए थे, 4 वर्गों में विभाजित किए थे, उनमें से हमें 3 पढ़ना था, 1 नहीं पढ़ना था। 3 में हमको पढ़ना था आर्कियन, पुराण और आर्यन, जिसमें से हमारा आर्कियन और पुराण समाप्त हो गया। आर्कियन और पुराण 2 वर्गों को हम पढ़ लिए। अब द्रविड़ियन तो पढ़ना नहीं था, अब हमको आगे आर्यन क्रम की चट्टानों को पढ़ना है। आर्यन में हमको देखना है गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो आर्यन वाले में हमको गोंडवाना क्रम की चट्टानों को देखना है। अगले क्रम की चट्टान है गोंडवाना चट्टान। अब हमको गोंडवाना चट्टान पढ़ना है। तो गोंडवाना चट्टान की बात करें तो इस चट्टान का ऊपरी काल, यानी इस चट्टान का कार्यकाल कब से कब तक है? तो ये कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस युग से शुरुआत है इसका और जुरैसिक काल तक चला है। जुरैसिक युग तक, यानी डायनासोरों का काल। जुरैसिक, डायनासोर, जब डायनासोर थे तब का काल जुरैसिक, कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच गोंडवाना चट्टानों का युग माना जाता है। अब बात करें इन चट्टानों की, तो ये भारत की सकरी घाटियों में पाई जाती हैं। जो पतली पतली घाटी होती है, भारत की जो नदी घाटी होती है, पतली पतली होती हैं, उसी सकरी घाटी में ये चट्टानें पाई जाती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय भागों में इनका विस्तार अब देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह इसका विस्तार है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो दामोदर नदी घाटी, जो दामोदर नदी घाटी है, दामोदर नदी यहाँ है, तो दामोदर नदी घाटी जो है वहाँ से राजमहल की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। ये राजमहल की पहाड़ी हो गई इधर, तो ये दामोदर घाटी से राजमहल की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। और यही नहीं, महानदी की घाटी में भी, जो महानदी इधर से आती है, तो महानदी की घाटी में भी महानदी द्रोणी, गोदावरी तथा वेनगंगा व वर्धा नदी की घाटियों में, यहीं से वेनगंगा है, वेनगंगा, वर्धा नदी, इन सब की घाटियों में, वेनगंगा, वर्धा नदी की घाटियों में नागपुर तक दक्कन के मुख्य पठारी, दक्कन यहाँ से यहाँ तक ऐसे दक्कन का पठार था। तो दक्कन के मुख्य पठारी भाग में कच्छ काठियावाड़, यहाँ कच्छ काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान,
चेन्नई, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, कटक, बिजवाड़ा, राजमुंदरी, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम में मिलती हैं। ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं सबसे पहले तो दामोदर नदी घाटी से लेकर राजमहल की पहाड़ी। दूसरी बात, महानदी घाटी में भी यह महानदी घाटी गोदावरी, वेन, गंगा, वर्धा इन सब की द्रोणियों में इसका विस्तार हुआ है। और नागपुर तक दक्कन के मुख्य पठारी भाग में कच्छ काठियावाड़ है, पश्चिमी राजस्थान है, चेन्नई है, कटक है, विजयवाड़ा है, राजमुंदरी, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम में इसका विस्तार मिलता है। इस प्रकार का अगर इस चट्टान को कहा जाए तो ये मुख्य रूप से देखिए झारखंड में, मुख्य रूप से ये है झारखंड में, मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये पाया जाता है। भारत में कोयले की बात करें तो 98% कोयला इसी चट्टानों से निकाला जाता है, वो भी बिटुमिनस, यानी कोयले का अच्छा रूप बिटुमिनस इसी गोंडवाना चट्टान से निकाला जाता है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, सब जानते हैं प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन काल में जिस समय यह भाग अफ्रीका से सटा हुआ था, मेडागास्कर के पास, तो जिस समय ये भाग अफ्रीका से अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, उस समय धरती के अंदर से लावा निकल रहा था, यानी आग्नेय शैल से ये भी बने हुए हैं। तो उस समय लावा निकल रहा था धरती के अंदर से, यही लावा फैल गया, यही लावा निकलकर पठार के रूप में पूरा फैल गया। इसी लावा के कारण यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ चीका मिट्टी, लिग्नाइट, कोयला, बिटुमिनस सबसे अच्छा कोयले का रूप है, और लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, बलुआ पत्थर और लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है जो इमारतों में काम आता है। इसके अलावा भी बहुत से खनिज पदार्थ इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से खनिज पदार्थ हैं जो इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब ये तो था आपका गोंडवाना चट्टान। अब आगे पढ़ लेते हैं दक्कन ट्रैम्प। अब आगे पढ़ते हैं दक्कन ट्रैम्प। दक्कन ट्रैम्प की बात करें तो ये है आपका दक्कन ट्रैम्प, ये है दक्कन ट्रैम्प। इसका निर्माण ऊपरी क्रिटेशिस, इसके निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैम्प के निर्माण की बात करें तो ऊपरी क्रिटेशिस, ये क्रिटेशिस काल से लेकर इयोसीन, क्रिटेशिस से लेकर इयोसीन युग के बीच में था। इसका जो कालक्रम है वो क्रिटेशिस से लेकर इयोसीन काल के बीच हुआ। और दक्कन ट्रैम्प का विस्तार, ये दक्कन ट्रैम्प है, तो दक्कन ट्रैम्प का जो विस्तार है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है। दिखा देते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में है, परंतु मुख्य रूप से यह कहाँ दिख रहा है तो महाराष्ट्र में, मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में, इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र को घेरता है। इसके अलावा देखिए गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा ये गुजरात, मध्य प्रदेश, भारत का बिहार भी, थोड़ा बहुत बिहार में भी पाया जाता है ये, और तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसका कुछ भाग तमिलनाडु बिहार में भी स्थित है, लेकिन ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। अगर दक्कन ट्रैम्प की बात करें तो यह चट्टान उत्तम किस्म के पत्थर प्रदान करती हैं। यहाँ से उत्तम किस्म के पत्थर मिलते हैं।
उत्तम किस्म के पत्थरों से भवन निर्माण, जैसे भवन निर्माण के काम आता है, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, इन सब के कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के समीप ही कुछ हल्के रंग का ट्रेचेरिक चट्टानें मिली हैं। कुछ हल्के रंग की ट्रेचेरिक चट्टानें मिली हैं जिसमें पाइराइट टौर, जिसमें क्या पाया जाता है, पाया गया पाइराइट टौर, और क्या पाया जाता है इसमें, केल्साराइट, पाइराइट टौर, केल्साराइट, इन सब का कुछ अंश पाया जाता है, कुछ अंश प्राप्त होता है। और तो और इसका अगर बात करें खंभात और रत्नागिरी से मणिक, कहाँ से, खंभात यहाँ है, रत्नागिर मणिक अगेट आदि रत्न यहाँ से प्राप्त होते हैं, खंभात से। मणिक और अगेट ये सब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में बॉक्साइट के जमाव में भी मिलते हैं। जो इधर जमाव है बॉक्साइट का, उसमें भी ये सब चीज़ें मिलते हैं, जिसका उपयोग एल्युमिनियम अयस्क के रूप में और पेट्रोल शोधक के लिए, यहाँ एल्युमिनियम अयस्क के रूप में या फिर पेट्रोल शोधक के लिए किया जाता है। कपास उत्पादन की दृष्टि से ये चट्टान बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर कपास की खेती होती है, यही काली मिट्टी है। तो ये चट्टानें कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन चट्टानों की बात करें तो इसी कपास को आप काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसी कपास के उत्पादन वाली काली मिट्टी को काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये तो था आपका दक्कन ट्रैम्प। ये दक्कन का ट्रैम्प आपका समाप्त हुआ। अब आगे देख लेते हैं टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान देखते हैं। ये है आपका टर्शियरी चट्टान। टर्शियरी चट्टान की बात करें तो इसका निर्माण काल इयोसीन युग से प्लायोसीन युग तक माना जाता है। इसका निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग तक माना जाता है। प्लायोसीन युग तक माना जाता है। इस अवधि को सामान्यतः टर्शियरी महाकल्प भी कहा जाता है। इस युग को टर्शियरी महाकल्प भी कहा जाता है। और तो और इस युग का महत्व भारत के लिए इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि इस समय भारत ने अपने वर्तमान स्वरूप को धारण किया था। टर्शियरी चट्टान का जो क्रम है, इसी समय भारत ने अपना वर्तमान रूप धारण किया था। टर्शियरी चट्टानों से मुख्य रूप से भारत के बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं। ये देखिए, बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। ये देखिए, ये बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर सुलेमान तीर्थ श्रेणी जो पाकिस्तान में स्थित है, सुलेमान तीर्थ श्रेणी तक हिमालय पर्वत श्रेणी से होती हुई म्यांमार के अराकानयुमा पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। ये देखिए, ये हिमालय पर्वत, जैसा हिमालय पर्वत का विस्तार है वैसे इसका भी विस्तार है। यहाँ किरथर सुलेमान पहाड़ी से लेकर ये होते हुए आ रहा है अरुणाचल प्रदेश से अराकानयुमा पर्वत तक इसका विस्तार है। अराकानयुमा कहाँ है तो म्यांमार में है। यहाँ तक ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। तो ये था आपका टर्शियरी चट्टान। अब आगे देखते हैं। आगे आपका है क्वार्टनरी चट्टान। क्वार्टनरी चट्टान, टर्शियरी चट्टान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे ये
प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार कहाँ है? ये तो हम हिमालय के क्षेत्र वाला विस्तार देखिए। प्रायद्वीपीय भारत में ये देखिए ये छोटा छोटा विस्तार है। तो प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार केवल तटीय क्षेत्रों पर है। तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार है। टर्शियरी कल्प की चट्टानों को क्रमशः 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस चट्टानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इयोसीन क्रम की चट्टानें, इयोसीन। दूसरा क्रम है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन, या फिर इसी को निम्नवर्ती मायोसीन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। निम्नवर्ती मायोसीन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। और तीसरा है मायोप्लायोसीन क्रम की चट्टानें। तीसरा है मायोप्लायोसीन, मायोप्लायोसीन क्रम की चट्टानें। ये 3 क्रम में इसको विभाजित किया जाता है, जिसमें से जो टर्शियरी कल्प हैं, जो टर्शियरी कल्प, ये सभी चट्टानों से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। टर्शियरी कल्प की इन सभी चट्टानों को जो 3 क्रम में विभाजित किया गया, इनमें से तमाम खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, लाल व पीला गेरू, इन सब का जो भंडार पाया जाता है वो टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट में जो टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। यहाँ पेट्रोलियम का भंडार है, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो अब आपका टर्शियरी क्रम की चट्टान, हम लोग टर्शियरी क्रम की चट्टानों को पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं क्वार्टनरी चट्टान। अब आगे देख लेते हैं क्वार्टनरी चट्टान। ये है आपका क्वार्टनरी चट्टान। ये देखिए ये है आपका क्वार्टनरी चट्टान। इसका क्षेत्रफल देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया है, ये यहाँ पूरा आच्छादित किया हुआ है। तो ये है क्वार्टनरी चट्टान। क्वार्टनरी चट्टान के साथ ही साथ हमारा आर्यन क्रम की चट्टानें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग क्वार्टनरी क्रम की शैलों को पढ़ लेते हैं। तो इसकी बात करें तो क्वार्टनरी जो चट्टानें होती हैं, इसका निर्माण काल प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल के अवसादों को सम्मिलित करने पर बनता है। ये जो क्वार्टनरी चट्टान होता है, ये प्लीस्टोसीन और वर्तमान काल के अवसाद हैं, दोनों को सम्मिलित करने पर ये क्वार्टनरी चट्टान बन जाता है। इसको 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। क्वार्टनरी को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला क्रम है इसका 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्लीस्टोसीन, जो पढ़े प्लीस्टोसीन, और दूसरा है वर्तमान। तो हम लोग पहले अब इसमें प्लीस्टोसीन पढ़ लेते हैं। प्लीस्टोसीन क्रम की चट्टानें कौन सी थी, फिर पढ़ेंगे वर्तमान क्रम की चट्टानें कौन सी हैं। तो प्लीस्टोसीन की बात करें तो प्लीस्टोसीन कश्मीर घाटी का निर्माण, ये देखिए प्लीस्टोसीन कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ये कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। कश्मीर घाटी में करेवा नाम का एक सरोवर था। यहीं किस नाम का, करेवा नाम का कश्मीर की घाटी में ही एक सरोवर था। इस विशाल सरोवर में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें करेवा राशि कहा गया। जो करेवा सरोवर था, उस विशाल सरोवर में जितने भी चट्टानों का निर्माण हुआ, सबके सब करेवा क्रम की चट्टानें या करेवा राशि उनको कहा जाने लगा। यह राशि झेलम, जो करेवा राशि है, यह राशि झेलम की घाटी और पीर पंजाल के किनारे, झेलम नदी, सिंधु की सहायक नदी, पीर पंजाल की घाटी, पीर पंजाल के किनारे पर चपटे उत्तलों का निर्माण करती हैं। झेलम से पीर पंजाल के
पीर पंजाल के किनारे चपटे उत्तलों का निर्माण करती हैं। ये चपटे उत्तल श्रीनगर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? श्रीनगर और गुलमर्ग के बीच में पाए जाते हैं। गुलमर्ग, वहाँ का मैदान है गुलमर्ग, घास का मैदान है। तो श्रीनगर और गुलमर्ग के बीच में ये चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें श्रीनगर और गुलमर्ग के बीच में पाई जाती हैं। यहीं पर बालू, दोमट मिट्टी और चीका मिट्टी, गुलास्म, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? यही इसी क्रम की चट्टानों में ये सब पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लिग्नाइट कोयले के भंडार। देखिए, कोयला हमको एक बिटुमिनस कितना मिला था? एक बिटुमिनस मिला था, एक लिग्नाइट कोयला मिला था। तो बिटुमिनस सबसे अच्छा होता है, लिग्नाइट से अच्छा बिटुमिनस कोयला होता है। और इन क्रम की चट्टानों में बिटुमिनस नहीं, लिग्नाइट कोयला मिलता है। और आपका दक्कन का ट्रैम्प जो था उसमें आपको मिला था बिटुमिनस, और उसमें लिग्नाइट बिटुमिनस दोनों दक्कन के ट्रैम्प मिला था, इसमें आपको लिग्नाइट मिल रहा है। तो यहाँ लिग्नाइट कोयले का भंडार मिलता है। और पश्चिमी राजस्थान स्थित जो थार का मरुस्थल है, ये देखिए यहाँ भी इसका विस्तार है, थार के मरुस्थल में भी। तो यहाँ से प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक काल के जमाव के प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक काल और प्लीस्टोसीन, ये वाला प्लीस्टोसीन, ऊपर आधुनिक काल, तो दोनों का जमाव यहीं पर मिलता है। करेवा चट्टानें जो होती हैं, करेवा चट्टानें कहाँ मिला? तो करेवा एक सरोवर था कश्मीर घाटी में, उसके बीच में जितने भी चट्टानें मिली सब करेवा क्रम की चट्टानें। तो करेवा चट्टानें नदी और सरोवरी प्रकार की चट्टानें हैं। सरोवर था तो सरोवरी प्रकार की चट्टानें, कौन सा? करेवा क्रम की जो चट्टानें हैं और सरोवरी क्रम की चट्टानें हैं। निचले करेवा चट्टानों में चीड़, करेवा में भी निचले में चीड़, ओक, बीच, हानली, दालचीनी, इन सब के अवशेष पाए जाते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि उस समय की जलवायु शीतोष्ण थी। शीतोष्ण माने दोनों प्रकार की, जहाँ शीत और उष्ण दोनों हो उसे शीतोष्ण कहा जाता है। तो इस तरह से माना जाता है कि अगर वहाँ चीड़, ओक, बीच, हाली, दालचीनी आदि के अवशेष मिले हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ का मौसम शीतोष्ण था, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण थी। और साथ ही साथ सिंधु और गंगा के मैदानी भाग में भी क्वार्टनरी संरचना पाई जाती हैं। जो गंगा, अब देखिए पूरा आच्छादित किया हुआ है, तो यहाँ सिंधु है, यहाँ गंगा है, यहाँ गंगा है। देखिए इधर सिंधु, इधर गंगा। तो सिंधु और गंगा के मैदानी भाग में भी क्वार्टनरी संरचना पाई जाएगी। प्लीस्टोसीन काल में ही जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जो यहाँ इस उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। इसी कार्यक्रम में इसका जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। तो जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नवीन, पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है, जो पुरानी होती है उसे बांगर, पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर कहा जाता है, और जो नवीन होती है उसे खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। और इस संरचना का विस्तार सतलज, इधर सतलज नदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, इधर नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, इन सब गोदावरी, इन सब नदी घाटियों एवं तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। देख लीजिए, ये नर्मदा, ताप्ती और सतलज ऊपर, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, और ये तटीय भाग, यहाँ इसका विस्तार पाया जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं और इसी का दूसरा देख लेते हैं, वर्तमान चट्टानें। वर्तमान चट्टान देख लेते हैं। तो वर्तमान चट्टान की बात करें तो इस क्रम की चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी वर्तमान क्रम की चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में क्या क्या है? तटीय बालू का स्तूप है, नदी के मुहानों का निर्माण है। तटीय बालू का स्तूप है, नदी के मुहानों का निर्माण है। इस प्रकार की आदि क्रियाएं आज भी कार्यशील हैं। जैसे ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और पेरियार नदियों ने अपने अपने ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पेरियार नदी अपने अपने मुहाने पर काप का विशाल निक्षेप एकत्र करती हैं। काप मृदा किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मृदा को ही काप मृदा कहते हैं। तो काप का विशाल काप मृदा का विशाल निक्षेप एकत्रित कर लेती हैं और बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों में बालू का स्तूप बनाती हैं। बालू के स्तूप का जमाव हो जाता है। बंगाल की खाड़ी तक पहुँचते पहुँचते ये एकदम वृद्धावस्था में आ जाती हैं, तो वहीं पर निक्षेपित कर देती हैं। जो बालू वगैरह लिए रहते हैं उसको निक्षेपित कर देती हैं, तो वहीं बालू का स्तूप जमा हो जाता है। बड़े बड़े बालू के स्तूप बन जाते हैं। ऐसी और कई प्रक्रियाएं आज भी जारी हैं, जिसे वर्तमान क्रम की चट्टानें कहा जाता है। वर्तमान क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा क्वार्टनरी चट्टान। इस तरह से हमारा चट्टान समाप्त होता है। और अब हम लास्ट में देख लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, देख लेते हैं लास्ट में हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो ये है आपके हिमालय की उत्पत्ति। तो इसका विस्तार देखिए, टर्शियरी युग में टेथिस सागर का तल उथला हो गया। मतलब टर्शियरी युग की चट्टानें हमको मिला था। तो टर्शियरी युग में जो टेथिस सागर था उसका तल उथला हो गया था, यानी नदियाँ पूरा अपने निक्षेपों से उसको भर दी थी। टेथिस सागर को अपने निक्षेपों से भर दी थी और इसके बेसिन पर पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई। उसके बेसिन पर पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई। इन हलचलों ने हिमालय, ईरानियन, काकेशस, कार्पेथियन, आल्प्स और पिरेनीज पर्वतों को जन्म दिया। देखिए, एक ही पर्वत नहीं बना था। टेथिस सागर जब उथला हो गया था, उसके बेसिन पर जब पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई थी, तो इन हलचलों से हिमालय का निर्माण तो हुआ था। ईरानियन, काकेशस, कार्पेथियन, आल्प्स और पिरेनीज पर्वतों का निर्माण हुआ था। पिरेनीज पर्वतों को जन्म दिया था। हिमालय के उत्थान में 4 या 5 काल का योग माना जाता है। 1-2 काल नहीं, इसमें 4 या 5 काल का योग माना जाता है, जिनमें से प्रथम काल ऊपरी क्रिटेशियस, दूसरा काल इयोसीन माना जाता है। प्रथम काल ऊपरी क्रिटेशियस, दूसरा इयोसीन। इन कालों में नारीगज और मुरी समुदाय का जमाव हुआ। अब देखिए, धीरे धीरे बन रहा है। इसमें नारीगज और मुरी समुदाय का जमाव हुआ। मध्य मायोसीन काल में हिमालय का तीसरा उत्थान देखने को मिलता है। 5 में से 3 उत्थान हो गए, अब बचा 2। और इस काल में टेथिस सागर के अवशेष पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए। उसका जो अवशेष था, जो नदियों के माध्यम से उसमें निक्षेपित किया गया था, सब का सब विलुप्त हो गया। तथा हिमालय के दक्षिण में एक छोटी सी खाड़ी का निर्माण हुआ। इस खाड़ी में नदियों ने निक्षेप एकत्र किए। यह निक्षेप प्लायोसीन के अंत में ऊपर उठे, जिनसे शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है एकदम नवीन पहाड़ी कौन सी है, तो शिवालिक। यह हिमालय का चौथा उत्थान था। 5वां उत्थान प्लीस्टोसीन काल के अंत में हुआ। प्लीस्टोसीन काल के अंत में इसका 5वां उत्थान हो गया। तो ये था हिमालय की उत्पत्ति।
और भारत के कुछ भू आकृतियों को देख लेते हैं। तो भारत की अगर भू आकृतियों की बात करें तो भारत का जो भू आकृति प्रदेश है, इसका देखिए उत्तर का पर्वतीय श्रेणी का क्षेत्रफल, यह भू आकृति प्रदेश दिया है, क्षेत्रफल दिया है किमी वर्ग में, कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में दिया है। तो यहाँ उत्तरी जो पर्वत श्रेणियाँ है वो देखिए 5,78,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं और पूरे भारत का 18% क्षेत्रफल ये उत्तर का पर्वतीय श्रेणियाँ कवर करती हैं। और दूसरे नंबर पर विशाल मैदान है। तो विशाल मैदान 5,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये 17.9% का क्षेत्रफल कवर किए हुए हैं। और तीसरा थार का मरुस्थल है। तो थार का मरुस्थल 2,59,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल किमी वर्ग पर फैले हुए हैं। ये 8.4% का क्षेत्र कवर करती हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करें तो 3,36,000 10.4, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 10.4% है। प्रायद्वीपीय पठार तो 12,41,000, इसका 38.5%, ये सबसे ज़्यादा कवर करती हैं। भारत के स्थलाकृतियों की बात करें, भू आकृतियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय पठार कवर करता है। तटीय मैदान की बात करें तो 3,35,000 10.4% भूमि को कवर करती हैं। द्वीपीय समूह की बात करें तो 8,300 0.3% भूमि को कवर करती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय पठार, सबसे कम द्वीपीय समूह। प्रायद्वीपीय पठार और द्वीपीय समूह, सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय पठार और सबसे कम द्वीपीय समूह। प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल 12,41,000 38.5% भूमि को कवर करती हैं। वहीं द्वीपीय समूह 8,300 0.3% भूमि को कवर करती हैं। तो ये था आपका भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण और भारत के भू आकृति प्रदेश। साथ ही साथ हम लोग हिमालय की उत्पत्ति भी देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास समझ में आया होगा। आप सबको ये क्लास आसानी से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।